So welcome back guys, and this is the unit 3 of blockchain technology SPPU final year. Okay, so I will be मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनिट 3 के नोट्स। ये यूनिट 3 है तो पहला टॉपिक है लाइक टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो तीन टाइप्स होते हैं इसके, पब्लिक प्राइवेट और कंसोर्टियम। सो पब्लिक क्या होता है? पब्लिक इट इज़ एनी वन कैन ज्वाइन, सबके लिए ओपन होता है, कोई भी रीड डेटा कर सकता है एंड ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सो एक फैसिलिटी होती है एंड ये कैरेक्टरिस्टिक होती है पब्लिक ब्लॉकचेन की, ठीक है। ओपन टू एवरीवन, ओपन टू एवरीवन होता है, फुली डिसेंट्रलाइज होता है, हाईली ट्रांसपेरेंसी होती है एंड हाईली सिक्योरिटी यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है तो यही होगा इसमें, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर देखें तो हाउ इट वर्क्स, तो एनीवन क्रिएट्स ऑलेट सबसे पहले लोग क्रिएट करते हैं, फिर सेंड अ ट्रांजैक्शन, फिर माइनस और वैलिडेटर्स वेरीफाई करते हैं उसको। सबसे पहले इंसान क्या करेगा, ऑलेट बनाएगा, ऑलेट बनाने के बाद ट्रांजैक्शन भेजेगा, फिर वैलिडेटर्स वेरीफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में, और फिर ब्लॉकचेन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो पेपर में क्या लिखना है कि ब्लॉकचेन इमॉडिफाइबल होती है, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता ब्लॉकचेन एक बार बनाने के बाद, ठीक है। एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, सबको मालूम है ये सिक्योर होता है, सिक्योर होता है एंड नो सेंट्रल अथॉरिटी, हाईली ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टलेस सिस्टम, स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड, हाईली एनर्जी कंजप्शन, स्केलेबिलिटी इश्यूज, ओके, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी, इतना ही लिख दिया तो बहुत हो गया, ठीक है। अब मैं आगे प्राइवेट ब्लॉकचेन के बारे में बताता हूँ। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है होता है वो लिमिटेड लोगों को ये अलाउ करता है ज्वाइन करने के लिए ऑपरेशंस को, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होती है। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। देन हाई स्पीड होती है, बेटर प्राइवेसी, लोअर कॉस्ट होता है, ठीक है। अब हाउ इट वर्क्स, सो ये जो है, ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इसको, प्राइवेट ब्लॉकचेन को। सो ऑर्गेनाइजेशन परमिशन देती है जो भी ज्वाइन करना चाहता है। ओनली अप्रूव्ड यूज़र कैन रीड और राइट। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन वैलिडेटेड इंटरनली और फास्ट कंफर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल है, एग्जांपल सबके करके जाओ, हाइपर लेजर, फैब्रिक, R3 कोल्डा और कोरम, ठीक है। R3 कोल्डा एक एग्जांपल याद रखो, हाइपर लेजर भी आ सकते हो। वेरी फास्ट, हाई प्राइवेसी, लो एनर्जी यूजेस और जो है इजी गवर्नेंस होता है। ये नॉट फुली डिसेंट्रलाइज्ड एंड लेस ट्रांसपेरेंट होता है। सो इट इज़ ट्रस्ट नीडेड इन ओनर, एप्लीकेशन बैंकिंग सिस्टम, कंपनी रिकॉर्ड्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारी प्राइवेट ब्लॉकचेन। सो अभी चलते हैं हम कंसोर्टियम पे। सो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन में क्या होता है कि मैनेज बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसमें जो है मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है। सो इससे क्या होता है कि ये जो है वो सेमी डिसेंट्रलाइज बन जाता है, इसका बेटर परफॉर्मेंस होता है, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सेस होता है एंड हाउ इट वर्क्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्टेड नोड्स वैलिडेट ट्रांजैक्शन एंड डिसीजन टेकन कलेक्टिवली, नो सिंगल ओनर, ठीक है। अब एडवांटेज, इसके एग्जांपल्स याद रखो, IBM, फूड ट्रस्ट या फिर बैंकिंग कंसोर्टियम्स, इतना याद रखो, दैट्स ऑल। एडवांटेजेस की बात करें तो बैलेंस डिसेंट्रलाइजेशन होता है, फिर हाई एफिशिएंसी होती है एंड मोर ट्रस्ट देन प्राइवेट एंड कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होती है एंड नॉट फुली ओपन, रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, ओके। सो एप्लीकेशन इंटरबैंक ट्रांजैक्शन और वो लिख दो, फिर ये इतना कर दो सिर्फ, ये जो कंपैरिजन टेबल है ये टेबल कर लो। इतना करने के बाद सब कुछ हो सकता है। सो इसमें क्या है कि फीचर पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम, एक्सेस जो होता है वो सबको एक्सेस होता है, तो ओपन टू ऑल,
प्राइवेट में रेस्ट्रिक्टेड होता है एंड कंसोर्टियम में रेस्ट्रिक्टेड होता है। कंट्रोल नो वन कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ओपन टू ऑल होता है। फिर वन ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट में होता है, कंसोर्टियम में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसमें फुल होता है, प्राइवेट में बिल्कुल भी नहीं होता एंड कंसोर्टियम में पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फिर पब्लिक में स्पीड स्लो होती है, प्राइवेट में फास्ट होती है और कंसोर्टियम में मीडियम होती है। ट्रांसपेरेंसी पब्लिक में हाई होती है, प्राइवेट में लो होती है एंड कंसोर्टियम में मीडियम होती है। सो सिक्योरिटी पब्लिक में बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई, प्राइवेट में मीडियम एंड कंसोर्टियम में हाई होती है। ठीक है, सो यही है। सो ये टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन हो गए, प्लेटफॉर्म्स। देन द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में जो है वो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी दैट अलाउज पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी लाइक बैंक्स और गवर्नमेंट। तो ये जो है वो पीयर टू पीयर मतलब एंड टू एंड जो है डिजिटल करेंसी करता है, बीच में कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। तो ये होता है बिटकॉइन। सो इसको 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड। सो इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम टू क्रिएट डिजिटल कैश, टू रिमूव थर्ड पार्टी कंट्रोल, थर्ड पार्टी होती ही नहीं ना, तो टू क्रिएट डिजिटल कैश, ओके, टू प्रोवाइड सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। की फीचर डिसेंट्रलाइज हर किसी का लिख दो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज। लिमिटेड सप्लाई, क्योंकि 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बनाए थे। पब्लिक ब्लॉकचेन है, हाई सिक्योरिटी यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, इम्यूटेबल लेजर जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जो इंक्रीमेंट होता रहता है, लेजर का ये मतलब है। और इम्यूटेबल मतलब डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। सो वर्किंग ऑफ बिटकॉइन, यूज़र क्रिएट्स बिटकॉइन वॉलेट, ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू द नेटवर्क। वॉलेट बनाते हैं, फिर ट्रांजैक्शन जो है नेटवर्क में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। माइनस होते हैं बीच में के नोड्स, वो प्रूफ ऑफ वर्क को वेरीफाई करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड होती है और ब्लॉक परमानेंटली ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मतलब पूरे जितने भी नोड्स होते हैं ब्लॉकचेन के नेटवर्क में, सबके एग्रीमेंट से जो किया जाता है एक्शन, उसको कंसेंसस कहा जाता है। तो कंसेंसस क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क होता है, माइनस सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स, रिक्वायर्स हाई कंप्यूटेशनल स्पीड। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं बिटकॉइन के? कि बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होता, हाईली सिक्योर होता है, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। डिसएडवांटेजेस, हाई एनर्जी कंजप्शन, स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड, प्राइस वोलेटिलिटी और लिमिटेड फंक्शनैलिटी। तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है, ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो होती है, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है एंड लिमिटेड फंक्शनैलिटी। एप्लीकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिजिटल गोल्ड में तुम कर सकते हो स्टोर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिटकॉइन रिवोल्यूशनरी एक आइडिया था जो ये है। अब इथेरियम की बात करते हैं। तो इथेरियम इज़ ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डी ऐप। सो डी ऐप्स याद रखो, डी ऐप्स के आगे लिखना है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। इथेरियम क्या होता है? सपोर्ट करता है इनको एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक फीचर होता है इथेरियम का, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। इसको बनाया था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं तुमको कि विटालिक ब्यूटरिन ने बनाया था, बट पर्पस क्या है कि टू बिल्ड प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन टू इनेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सपोर्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज सब जगह लिखना है। की फीचर की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, पब्लिक ब्लॉकचेन, ETH इज़ एज अ नेटिव करेंसी ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ इथेरियम की बात करते हैं। तो इथेरियम की वर्किंग के बारे में बात करें तो डेवलपर राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डेवलपर पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, यूज़र इंटरेक्ट विथ ETH, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, रिजल्ट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है,
सो ये वर्किंग है इसकी, इतना मत लिखो, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। फिर आगे लिखो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली रिजल्ट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। ये यूज़र इंटरेक्ट विथ ETH, ये भी ठीक है, बाकी इतना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब की फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? स्मार्ट है मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, ईथर ETH एज एन एडवांसी वगैरह। कंसेंसस मैकेनिज्म मतलब सबके एग्रीमेंट से जो मैकेनिज्म होता है, पहला तो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, बट अभी जो है प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन सिग्निफिकेंटली। प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी, प्रूफ ऑफ स्टेक में काफ़ी कम एनर्जी लगती है। अब एडवांटेजेस, सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लोअर एनर्जी यूजेस बिकॉज ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी देखा हमने, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लार्ज डेवलपर कम्युनिटी, ओके। डिसएडवांटेजेस, स्केलेबिलिटी इशू, हाई गैस फीस, कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू बिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये वगैरह। तुम डिसएडवांटेज से स्केलेबिलिटी इशू, हाई गैस फीस, इतना लिखो बस हो गया। अब इतना कुछ, अब बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम ये आ सकता है, तो इसको मैं बता दूँ कैसे करना है। पहले पर्पस, डिजिटल करेंसी कोई नहीं थी बिटकॉइन से पहले, तो उसको करने के लिए बिटकॉइन को बनाया गया था, तो पर्पस यहाँ पे डिजिटल करेंसी हो गया। अब जो है वो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमने इथेरियम को बनाया। क्रिएटर सतोशी नाकामोटो, विटालिक बुटेरिन। करेंसी जो है वो बिटकॉइन होती है, इसकी ईथर ETH होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते बिटकॉइन में, इथेरियम में होते हैं। कंसेंसस प्रूफ ऑफ वर्क होता है, इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है इसकी, इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये हो गया इथेरियम का। अब हाइपर लेजर के बारे में बात करते हैं, ओके। सो लेट्स सी, ओके। So Hyperledger is an open source blockchain framework developed by Linux Foundation for Enterprise and Business Application. Linux Foundation ने इसको बनाया था for Enterprise and Business Applications के लिए, ओके। सो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन्स में यूज़ होता है, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉकचेन में ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन सोल्यूशन to support secure and permissioned networks to improve business transactions। so इतना ही देखो कि to improve business transaction। अब की फीचर्स क्या होते हैं कि permissioned blockchain होता है, only authorized user ही होता है, बिकॉज कंसोर्टियम है ना, यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे लेट मी शो, ओके। इट इज़ मेनली यूज इन प्राइवेट एंड कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, तो पक्का परमिशन ब्लॉकचेन, तो ऐसे ही इसको बढ़ाना है, ठीक है। इसको याद रखो, तो इसको यहाँ पे छाप दो कि परमिशन ब्लॉकचेन होता है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, हाई ट्रांजैक्शन स्पीड, ओके। इसको कहाँ भी घुसा दिया तुमने हाई ट्रांजैक्शन स्पीड तो भी चलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी कंट्रोल, नो माइनिंग एंड नो क्रिप्टो करेंसी, इम्पॉर्टेंट हाइपर लेजर प्रोजेक्ट्स। सो इतना ही बस याद रखो, हाइपर लेजर फैब्रिक या फिर Hyperledger Besu, ओके। वर्किंग ऑफ Hyperledger ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स प्राइवेट नेटवर्क, फिर ऑथराइज्ड यूजर्स जॉइन द नेटवर्क, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन्स आर वैलिडेटेड बाय नोन नोड्स, मतलब जो नोड्स पहले से ही वैलिडेटेड है उनको ही ट्रांजेक्शन करने का मौका दिया जाता है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो फिर लेजर अपडेटेड सिक्योरली, ओके। कंसेंसस मैकेनिज्म, सबका कंसेंसस मैकेनिज्म लिखना है, लाइक प्लगेबल कंसेंसस। एग्जांपल्स राफ्ट, PBFT, प्रूफ ऑफ वर्क, लो एनर्जी कंजप्शन, ओके। एडवांटेजेस, हाई स्पीड एंड स्केलेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, suitable for enterprises, flexible architecture, okay। Disadvantages, not fully decentralized। क्यों fully decentralized नहीं है? क्योंकि ये कंसेंसस और प्राइवेट ब्लॉकचेन में आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है इसका, एंड नॉट सुटेबल टू फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। एप्लीकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बस इतना हो गया, या फिर हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, इतना बस हो गया, ठीक है। इतना कर दो बस हो गया। हाइपरलेजर इज आइडियल फॉर एंटरप्राइज ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, बस इतना बोल दो, दैट्स ऑल, ओके। IOTA की बात करते हैं।
सो IOTA इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT है यहाँ पे, ठीक है। डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। आयोटा नाम में ही है IoT। सो क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए डिज़ाइन किया गया था डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इट इज़ नॉट यूज ब्लॉकचेन, इंस्टेड इट यूजेस टैंगल। ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं करता IoT, टैंगल का यूज़ करता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू इनेबल मशीन टू मशीन ट्रांजैक्शन, ठीक है। मशीन टू मशीन ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया था, टू प्रोवाइड फी लेस माइक्रो ट्रांजैक्शंस टू सपोर्ट IoT डिवाइसेस। की फीचर्स होते हैं जो कि है नो ब्लॉक्स नो माइनस, ब्लॉक्स माइनस नहीं होते ट्रांजैक्शन, नो यूजेस टैंगल, टैंगल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड टैग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस होती है। टैंगल जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं बताऊँ टैंगल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि टैंगल पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ, डैक का मतलब था डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ओके। ईच ट्रांजैक्शन वैलिडेट्स टू प्रीवियस ट्रांजैक्शंस, मोर यूजेस फास्टर नेटवर्क। अब वर्किंग ऑफ IoT देख लेते हैं हम। सो वर्किंग ऑफ IoT में क्या है कि डिवाइस क्रिएट्स अ ट्रांजैक्शन, इट वैलिडेट्स, मशीन है ना तो डिवाइस ही ट्रांजैक्शन बनाएगा, ट्रांजैक्शन एडेड टू द ट्रायंगल, नेटवर्क बिकम्स फास्टर एंड सिक्योर, ओके। अब कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसके नो माइनिंग, वैलिडेशन इज डन बाय द यूजर देमसेल्फ, एनर्जी एफिशिएंट मॉडल, एडवांटेजेस जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हाईली स्केलेबल, बस इतना लिख दो, दैट्स ऑल। डिसएडवांटेजेस रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, लेस एडॉप्शन। डिसएडवांटेजेस लिख दो। एप्लीकेशंस की बात करें तो डिजिटल, ओके, स्मार्ट सिटीज़ हो गया, स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, बस इतना। ऑटोनोमस व्हीकल और स्मार्ट सिटीज़ लिख दो। IoT इज बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन फॉर IoT इकोसिस्टम, ठीक है। हाइपर लेजर और IoT का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। टाइप्स, टाइप क्या होता है, ये प्राइवेट होता है या फिर कंसोर्टियम होता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ओके। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ब्लॉकचेन होता है। ये होता है टैंगल, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। माइनिंग इसमें नहीं होती है, हाइपर लेजर में, IoT में भी नहीं होती है। फीस हाइपर लेजर में नहीं होती है, IoT में भी नहीं होती है। मेन यूज़ एंटरप्राइज सिस्टम में होता है, IoT में IoT इकोसिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइजेशन पार्शियल होता है इसमें, इसमें हाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर लेजर, ठीक है। अब कोर्डा के बारे में बात करते हैं। सो कोर्डा की डेफिनेशन है, कोर्डा इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन मेनली फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल एप्लीकेशन वेयर डेटा इज शेयर्ड ओनली विद इन्वॉल्व पार्टीज, डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर बैंक्स एंड एंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू इनेबल सिक्योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, टू इम्प्रूव प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी and high privacy, no global broadcast of transactions, smart contracts written in Java or Kotlin, कोर्डा में, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, बट की फीचर में हाई परफॉर्मेंस यूजेस ब्लॉकचेन, इतना लिख दिया तो बोल हो गया। वर्किंग ऑफ कोर्डा, टू और मोर पार्टीज एग्री ऑन ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन डेटा इज शेयर्ड ओनली बिटवीन द इन्वॉल्व पार्टीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाइज बिजनेस रूल्स, नोटरी वैलिडेशन यूनिकनेस, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन नेचर। बस इतना ही बोल दूँ कि टू और मोर पार्टीज एग्री ऑन द ट्रांजैक्शन, एंड फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन इज शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज और ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन लेजर, दैट्स ऑल। कंसेंसस मैकेनिज्म सब में लिख के आना है कि यूजर्स नोटरी सर्विस प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग, नो माइनिंग, नो प्रूफ ऑफ वर्क। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो वेरी हाई प्राइवेसी होती है, फास्ट ट्रांजैक्शन होती है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, आइडियल फॉर फाइनेंशियल यूज़। Disadvantages not suitable for public use, limited decentralized, complex for beginners. Application banking and finance. That's all. Banking and finance. That's all. Okay. इतना ही। फिर उसके बाद R3 के बारे में बात करते हैं। तो R3 क्या होता है, इट इज़ अ ग्लोबल एंटरप्राइज ब्लॉकचेन कंसोर्टियम दैट डेवलप्स एंड मेंटेन्स कोर्डा और बिजनेस यूज। R3 इज़ अ कंपनी
company of Corda platform. Okay, company Corda is a platform. R3 company Corda platform है. Objective to bring blockchain technology to enterprises, to connect banks, financial institutions, and organizations to create industry-grade distributed ledger solution. So की फीचर्स क्या है कि ये कंसोर्टियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फोकसेस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स. देखो एक सेकेंड. ओके लेट्स ओके, ये जो है वो कंसोर्टियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है इनका, क्योंकि इंटरप्राइज के लिए बना रहा है. इंटरप्राइज मतलब बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल सेक्टर. ओके, डेवलप्स कोडा प्लेटफॉर्म. फिर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, इंटरप्राइज रेडी सोल्यूशन. ओके, रोल ऑफ R3 के बारे में बात करते तो डिज़ाइन एंड इम्प्रूव कोडा को ये कंपनी ज़्यादा इम्प्रूव करती है. ठीक है, प्रोवाइड्स टूल्स एंड सपोर्ट गवर्नमेंट. इतना ही. अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करते तो ट्रस्टेड बाय ग्लोबल बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग का है ये सोल्यूशन तो ग्लोबल बैंक्स इसको ट्रस्ट करती है. सपोर्ट स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल. डिसएडवांटेज की बात करें तो क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है इसका, नॉट फॉर पब्लिक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स. ओके, एप्लीकेशन इंटरबैंक सेटलमेंट एंड ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स फाइनेंस. दैट्स ऑल, इतना लिख दो. फिर इसके बारे में डिफरेंस, कोडा वर्सेस R3 की डिफरेंस पूछा. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा गया है पहले भी, है ना. सो टाइप, ये जो है TLT प्लेटफॉर्म होता है, एंड ये जो है कंसोर्टियम कंपनी है. पर्पस एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन, ये जो है डेवलप एंड मैनेज कॉल. ओके, ब्लॉकचेन नो ट्रेडिशनल ब्लॉक्स, यूजेस कोडा यूजर्स. ओके, यहाँ पे होगा कुछ तो, बट ओके लीव इट. फोकस करते प्राइवेसी एंड स्पीड पे होता है, एंड यहाँ पे जो है वो इंटरप्राइज एडॉप्शन पे है. अब यहाँ पे आते हैं हम कंसेंसस इन बिटकॉइन. मीनिंग ऑफ कंसेंसस इज द प्रोसेस बाय विच ऑल नोड्स, मतलब सब पार्टिसिपेंट जितने भी नोड्स हैं इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क एग्री ऑन अ सिंगल करेक्ट वर्जन ऑफ डेटा. एक वर्जन आएगा कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद, उस पर एग्री होना है, उसको बोलते हैं कंसेंसस. ओके, सो इट इंश्योर्स दैट ऑल द कॉपीज ऑफ द लेजर्स आर द सेम. कंसेंसस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड बिटकॉइन से अगर सब नोड जितने भी नेटवर्क में है बिटकॉइन के, अगर एग्री नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर वर्जन ऑफ डेटा पे, तो वैसे काम नहीं चलेगा, राइट. सो नो सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो गवर्न करना चाहिए ना, कुछ डिसीजन लेने की प्रोसेस होनी चाहिए. तो दैट इज़ कंसेंसस. ठीक है, मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स यहाँ पे है. देन प्रिवेंट्स डबल स्पेंडिंग, मेंटेन्स ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी. ये सब कंसेंसस के बारे में ये हो गया. अब कंसेंसस का अप्रोच देखते हैं. So a consensus approach is the method of algorithm used by blockchain network to reach agreement among nodes. Agreement nodes के बीच में लेने के लिए क्या होता है? कंसेंसस एक अप्रोच होती है. मेजर कंसेंसस अप्रोच प्रूफ ऑफ वर्क होता है, देन प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस होता है. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है. तो यूज्ड इन बिटकॉइन में यूज़ होता है प्रूफ ऑफ वर्क. ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम में यूज़ होता है. माइनस सॉल्व कॉम्प्लेक्स पजल्स, फर्स्ट वैलिड सोल्यूशन एड्स द ब्लॉक. ओके, पहला जो वैलिड जो भी ब्लॉक ऐड किया जाता है. एडवांटेजेस हाईली सिक्योरिटी, प्रूफ ऑफ वर्क की हाई सिक्योरिटी, फुल डिसेंट्रलाइज्ड. डिसएडवांटेजेस हाई एनर्जी कंजप्शन, स्लो प्रोसेस. प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बात करते तो यूज्ड इन एथेरियम, वैलिडेट चूजन बेस्ड ऑन स्टेक कॉइनसाइड. एडवांटेजेस एनर्जी एफिशिएंट होता है, हाई फास्टर देन प्रूफ ऑफ वर्क. डिसएडवांटेजेस के बारे में आते हैं, वेल्थ सेंट्रलाइज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. ओके, डिसएडवांटेजेस वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस यूज्ड इन प्राइवेट ब्लॉकचेन. Nodes vote to agree. Then advantages fast and efficient, low energy uses. फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, एनर्जी यूजेस कम होता है इसका. ठीक है, डिसएडवांटेजेस नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क. ठीक, अब काफ़ी कम बचे हैं. ठीक है,
ये पढ़ा है क्या हमने? अच्छा, okay, leave it. Consists algorithm rules and with a procedure in the blockchain network to achieve agreement amount, ये तो पढ़ा हमने, ठीक है। नीड ऑफ कंसिस्टेंट सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये ठीक है, ये पढ़ा हमने पहले। तो प्रूफ ऑफ वर्क को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। So proof of work is a consensus algorithm where the miners solve complex mathematical puzzles to validate transaction and add new block। अभी देखो, जो भी होता है ना ब्लॉकचेन, स्टार्टिंग में जो है एक पज़ल दिया जाता है, वो पज़ल को जो सबसे पहले सॉल्व करता है ना, उसको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाता है। एट द सेम टाइम उसको थोड़ा सा जो है वो वैलिडेट ट्रांजेक्शन करने का भी मौका मिलता है, ठीक है। मतलब उसको पहला ब्लॉक ऐड करने का मौका मिलता है। इसका फर्स्ट यूज इन ब्लॉक बिटकॉइन transactions are collected in a block, then miners compete to solve a cryptographic puzzle, then first miner to solve it broadcast the solution। ठीक है, पहला माइनर जो पजल को सॉल्व करता है ब्रॉडकास्ट कर देता है सोल्यूशन को। ब्लॉक इज़ वेरीफाइड बाय द अदर नोड्स एंड ब्लॉक इज़ एडेड टू द, वेरीफाई करता है सारे नोड्स एंड देन ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो इम्यूटेबल लेजर बन जाता है। उसके बाद कुछ भी हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। की फीचर रिक्वायर्स कंप्यूटेशन पावर, देन यूजेस हैश फंक्शन, देन एनर्जी इंटेंसिव होता है, ठीक है। एडवांटेज इसकी बात होती है, मतलब को सिक्योरिटी एस्पेक्ट वगैरह, ठीक है। एडवांटेज की बात होती है, हाईली सिक्योर, फुली डिसेंट्रलाइज, प्रूवन अनटेस्टेड एल्गोरिदम। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई एनर्जी कंजप्शन होता है, स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड होती है, एक्सपेंसिव एप्लीकेशन बिटकॉइन, लाइटकॉइन एंड इथेरियम। और ये इथेरियम, पहले जो इथेरियम होता है ना उसमें प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करते हैं, अभी प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ करते हैं। इतना तो तुम्हारे दिमाग में अभी तक जा चुका होगा। अब कंक्लूजन, प्रूफ ऑफ स्टेक इज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड इतना ज़रूरी नहीं है, इतना बहुत हो गया लिख दिया अगर तुमने तो प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। अब देखो, Byzantine general problems, okay। Definition: Byzantine general problem is a classical problem that explains the difficulty of achieving consensus in distributed system where some participant may faulty or malicious। अब सब पार्टिसिपेंट तो सब अच्छे नहीं हो सकते, राइट। कुछ कुछ होते हैं फॉल्टी और गंदे होते हैं, ठीक है, malicious होते हैं। तो ऐसे की वजह से बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे फिर उसके बाद प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, सिंपल स्टोरी। देखो सेवरल जनरल्स सराउंड अ सिटी, दे मस्ट अटैक और रिट्रीट टुगेदर, कम्युनिकेशन थ्रू मैसेंजर्स, सम जनरल्स में सेंड फॉल्स मैसेजेस, द चैलेंज टू रीच कॉमन डिसीजन, दिस प्रॉब्लम इज ओके। ये देखो, एक सिटी है, उसके बाद उसके अंदर जो है कुछ अटैकर्स ने अटैक कर दिया, बट कुछ जो है वो जनरल से कम्युनिकेट कर रहा है, तो कुछ जनरल्स उसमें जो फॉल्टी है तो वो गलत मैसेज डाल रहे हैं, तो उसके वजह से जो है वो अटैकर्स को रोक पाना वो ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसको यहाँ पे रिलेशन करते हैं हम। जनरल्स क्या है यहाँ पे, नोड्स है, क्योंकि जनरल्स फॉल्टी, नोड्स मतलब जनरल्स जो गलत मैसेज डाल रहे हैं, मैसेजेस मतलब ट्रांजैक्शन है, मैलिशियस नोड मतलब ट्रेटर जनरल्स है। ब्लॉकचेन मस्ट एग्री इवन विद फॉल्टी नोड्स, ओके। अब सोल्यूशन कंसेप्ट: यूज कंसेंसस एल्गोरिथम्स, एक्सेप्ट मेजॉरिटी डिसीजन, टॉलरेट सम फॉल्टी नोड्स, इम्पोर्टेंस, basis of blockchain consensus, explains fault tolerance, ensures system reliability। Conclusion: Byzantine general problems highlight the need of robust consensus mechanism in blockchain। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। ये कुछ नोड्स होते हैं जो डिसएग्री करते हैं, बेसिकली इसका ये मतलब है। वेट अ सेकंड, ओके। प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बात करें तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ अ कंसेंसस एल्गोरिथम वेयर वैलिडेटर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दे होल्ड। स्टेक मतलब कितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, उसके ऊपर से वैलिडेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। यूज्ड बाय इथेरियम, प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम में यूज़ किया जाता है। यूजर्स लॉक कॉइन्स एज स्टेक, नेटवर्क selects validator based on stake, validator creates new block, other nodes verify block, validator earns reward, ठीक है। अब की फीचर्स की बात करें तो नो माइनिंग, लो एनर्जी कंजप्शन, फास्ट ट्रांजेक्शंस, ये हो गया, ठीक है। अब
बस इतना लिख दो। फिर एनर्जी एफिशिएंट होता है, फास्टर देन प्रूफ ऑफ वर्क होता है, लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड, एप्लीकेशंस डिसएडवांटेजेस, लेस डिसेंट्रलाइज, बस इतना लिख दो। फिर कोर्डाना इथेरियम, ठीक है। अब लास्ट पेज दो। अब प्रूफ ऑफ एक्टिविटी क्या होता है? प्रूफ ऑफ एक्टिविटी इज अ हाइब्रिड कंसिस्टेंट एल्गोरिथम दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके प्रूफ ऑफ एक्टिविटी बनता है। ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, कंबाइन बेनिफिट्स ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन करता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ प्रूफ ऑफ एक्टिविटी, तो माइनस क्या होता है? माइनस स्टार्ट माइनिंग यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क, फिर एन एम्प्टी ब्लॉक हेडर इज माइंड, network randomly selected validators based on state, selects validators signed the block, fully signed block is added to blockchain, rewards shared among miner and अब देखो क्या होता है। माइनस स्टार्ट माइनिंग यूजिंग प्रूफ ऑफ स्टार्ट टू प्रूफ ऑफ वर्क से होता है, फिर एन एम्प्टी ब्लॉक हेडर इज माइंड, ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क रैंडमली सिलेक्ट वैलिडेटर बेस्ड ऑन स्टेक, रैंडमली, अब ये हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद फुली साइंड ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन। अब की फीचर्स क्या होता है? ये हाइब्रिड अप्रोच होता है, प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक भी होता है। रिड्यूस एनर्जी यूजेस, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क भी है और प्रूफ ऑफ स्टेक भी है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक कम एनर्जी यूज़ करता है तो प्रूफ ऑफ वर्क से, तो ये वाला दोनों का मिक्सचर तो कम ही एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। इम्प्रूव डिसेंट्रलाइजेशन, एडवांटेजेस मोर सिक्योर देन प्रूफ ऑफ स्टेक, लेस एनर्जी प्रूफ ऑफ वर्क से, फेयर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाइब्रिड अप्रोच है। दोनों का डिसएडवांटेजेस को ये एडवांटेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इज कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, अब दोनों का फ़ायदा उठा रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेस कॉमनली यूज्ड, कॉम्प्लेक्स तो कॉमनली यूज नहीं होगा। एप्लीकेशन यूज इन सम एल्ट कॉइन्स, ओके। सो ये हो गया। देन अभी इसको देखो, प्रूफ ऑफ बर्न, तो ये काफ़ी ईजी है। प्रूफ ऑफ बर्न क्या होता है कि कंसेंसस एल्गोरिथम, ये भी कंसेंसस एल्गोरिथम है। इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स डिस्ट्रॉय उनकी कॉइन को डिस्ट्रॉय करते हैं पार्टिसिपेंट्स सबके अनुमति से, सबके एग्रीमेंट में। उसमें क्या होता है कि जो नोड होता है, कोई भी पार्टिसिपेंट अपने कॉइन्स को एक ऐसे एड्रेस पे डालता है जहाँ से वापस नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, टू रिप्लेस हार्डवेयर कॉस्ट विथ इकोनॉमिक कॉस्ट, ओके। वर्किंग ऑफ प्रूफ ऑफ बर्न, माइनस सेंट्स कॉइन्स टू बर्न, एड्रेस पे डालते हैं। बर्न कॉइन्स आर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। माइनस अर्न्स माइनिंग पावर, ओके। माइनिंग पावर्स आती है उनके पास। उसके बाद माइनर वैलिडेट्स और क्रिएट ब्लॉक्स, फिर रिवॉर्ड्स आर गिवन फॉर ऑनेस्ट बिहेवियर, जो भी जला देते हैं अपने कॉइन्स को उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। की फीचर्स, नो एक्सपेंसिव हार्डवेयर इज नीडेड, कॉइन पॉइंट शोज कमिटमेंट, एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस एंड स्कार्सिटी इंक्रीजेस कॉइन वैल्यू, ठीक है। एडवांटेजेस, लो एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि कॉइन जला दिया तो फिर एनर्जी कंजप्शन कम हो गया। प्रिवेंट्स वेस्टफुल माइनिंग, लॉन्ग टर्म नेटवर्क कमिटमेंट। डिसएडवांटेजेस, परमानेंट लॉस ऑफ कॉइन्स हमेशा के लिए चले जाते हैं उनके जो करते हैं ये सब। लेस पॉपुलर एंड अडॉप्शन, ये सब बहुत पॉपुलर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सब लोग क्यों अपने वो कॉइन चलाएगा कोई, है ना। सो स्लिम कॉइन होता है। इन कंक्लूजन, proof of burn replaces computational work with economic sacrifice, making it energy efficient but risky consensus method, ओके। रिस्की मतलब किसी ने ज़्यादा ही जला दिया तो नुकसान हो जाएगा, राइट। ऐसा करता नहीं, कोई ज़्यादा नहीं जलाता। और प्रूफ ऑफ एक्टिविटी और प्रूफ ऑफ बर्न के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। अब टाइप क्या होता है? ये हाइब्रिड होता है, सबको मालूम है। कॉइन डिस्ट्रक्शन मेथड होता है प्रूफ ऑफ बर्न, ओके। एनर्जी मीडियम जाती है इसमें वेरी लो। कॉस्ट जो होता है वो प्रूफ ऑफ वर्क में हार्डवेयर प्लस स्टेक, यहाँ पे कॉइन नहीं चले जाते हैं, ठीक है। मतलब बर्न कॉइन्स, सिक्योरिटी हाई होती है प्रूफ ऑफ एक्टिविटी में, प्रूफ ऑफ बर्न में मीडियम होती है। एडॉप्शन लो है और इसमें वेरी लो है, मतलब है ही नहीं, कोई नहीं जलाता कॉइन, बहुत कम लोग जलाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड and that's all.